अच्छा चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चले डिटर्मिनेट के अंदर, हमने बेसिक स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब आगे लिखो नेक्स्ट। हाँ भाई, हटा दो वैसे। ठीक, ये सब हटा दूँ मैं। हाँ भाई, तो हम डिटर्मिनेट की बात कर रहे थे। डिटर्मिनेट में हमने 2 by 2 समझ लिया था। मैंने दो बातें समझाई थी डिटर्मिनेट के अंदर। पहली बात, रो और कॉलम हमेशा इक्वल होंगे। मैट्रिक्स में दोनों अलग अलग हो भी सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। दूसरी बात हमने बोला था, न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेट की न्यूमेरिकल वैल्यू पॉसिबल है, पर मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट है। अगर आपको लोगों को अरेंज करना है, जैसे मान लो इस बॉक्स, इस रूम में मुझे लोगों को बैठाना है, तो ये अरेंजमेंट है, ये मैट्रिक्स है बेसिकली। ठीक है, जबकि डिटर्मिनेंट क्या है, बेसिकली उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल सकती है, राइट। ये दो बातें हमने करी थी, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं, पहले कुछ छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। इधर देखिएगा बोर्ड पर, है ना। जैसे मैंने लिखा A1, है ना, A2 A3, है ना। यहाँ पर लिखा B1 B2 और B3, है ना। और यहाँ लिखा हमने C1 C2 और C3। ओके। अच्छा, हमसे कोई पूछा जाए कि AIJ क्या होता है। AIJ का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, तो AIJ का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। पहले समझते जाइए, फिर हम जब मैं बोलूंगा तब नोट कर लेना। तो किसी ने पूछा सर A12 क्या होता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन है। A2 कौन है। A23 बताओ। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम B3। समझ में आया, नहीं आया कि आया। A33 कौन बताएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम C3, कितना आएगा C3। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये अपने को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो I स्टैंड्स फॉर रो एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम। तो AIJ का मतलब ये होता है। नहीं आया कि आया, आ गया समझ में, पक्का समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेट्स की। ठीक है ना, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेट कैसे करेंगे, है ना। और उस पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात सिखाता हूँ। उससे पहले चलते हैं माइनर और कोफैक्टर्स पर। किस पे चलेंगे, माइनर और कोफैक्टर पे चलेंगे। किस पे चलते हैं, माइनर और कोफैक्टर पे। और एक बार एक्सपेंशन का एक बेसिक आइडिया देता हूँ, फिर माइनर और कोफैक्टर देखेंगे। चलो एक बेसिक आइडिया ले ही लो आप एक्सपेंशन का, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेट्स कैसे निकालना है। देखो भैया, अगर मैं 2 by 2 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, 2 by 2, तो लिखा हुआ है ABCD। याद है कैसे निकालते हैं, तुम माइनस हम। कैसे निकालेंगे, तुम माइनस हम। इधर कौन है, इधर तुम हो, इधर कौन है, इधर हम है। तुम माइनस हम, बताओ कितना आएगा, AD माइनस BC। समझ में आया, नहीं आया क्या आया। जैसे मान लो आपने हमसे पूछा कि भैया लॉग, यहाँ लिखा है 2/10, 10/2 सॉरी, और यहाँ लिखा है 2/10, और यहाँ लिखा है 1 और 1। इसकी वैल्यू निकालनी है। कितने बच्चे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे। 10 इंटू 10 कितना आएगा, 10 इंटू 10 1 ही आएगा, पक्का 1 आएगा। लॉक कर दूं, तो ये 1 और ये कितना -1। आंसर बोलो, 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो 10 इंटू 10 और -1, खच खच, कितना आंसर आएगा, 0। कितना आएगा, 0। ठीक है, ये बहुत बेसिक सवाल था, इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देंगे। एक्चुअली तुम्हें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, बाकी सब तुम्हें आता है, बस कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। इधर आ जाइए, ये दिख रहा है सबको। चलो यहाँ पर मैंने लगा दिया माइनस, क्या लगा दिया, माइनस। चलो स्टार्ट करते हैं। कितने लोग वैल्यू निकालेंगे, निकाल लोगे। तुम माइनस हम, बताओ क्या लिखूंगा, साइन 10, आगे बोलो, कॉस 80, आगे बोलो, माइनस और माइनस प्लस, कॉस 10, आगे बोलो, साइन 80। क्या ये साइन A प्लस भी बन गया, तो ये क्या बन गया, साइन 10 प्लस 80। क्या ये साइन 90 बन गया, साइन 90 की वैल्यू बना के कर लोगे। नहीं आया कि आया, क्या हुआ, डायरेक्ट सॉल्व करूँ हवा में बिना पेन चलाए। हवा में इंटेलिजेंट लोग कर पाते हैं ना, हम थोड़ी ना कर पाते हैं। तुम देखो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुमने हवा में कर लिया। छापो इसे, नोट करो। चलो जी आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेट में आपको पहली बात समझ में आ गई होगी, है ना।
हटा दूँ क्या मैं? ये नोटेड है सबका? हटा दूँ इसे? ओ भाई मोबाइल बाद में देखना, रखो उसे अभी, रखो फटाफट, फोटो ले रहा था। देख रहे हो कैमरा है नहीं फोन में, फोटो ले रहा था। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो ये तो 2/2 का एक्सपेंशन था, 2/2 के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, राइट। चलिए अब आता है 3/3 का, है ना। 3/3 का एक्सपेंशन कैसे करेंगे देखिए आप लोग अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे A11, A12, A13, ठीक है। इधर देखिएगा ये लिखा है A21, A22 और A23, ठीक है। और यहाँ लिखा है A31, A32 और A33। अब मुझे इसका एक्सपेंशन करना है। तो एक्सपेंशन दो तरीके से होता है, एक तो रो वाइज, एक कॉलम वाइज। एक तो रो वाइज होता है और एक कॉलम वाइज होता है। तो एक्सपेंशन दो तरीके से कर सकते हैं, तो रो वाइज करो या कॉलम वाइज करो, ठीक है। तो पहला तरीका है रो वाइज, इसका रो वाइज एक्सपेंशन करते हैं। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो तीन तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में और थर्ड रो के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो तीन तरीके से एक्सपेंशन कर सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, है ना। समझ में आ गया? अच्छा कैसे करेंगे तरीका देख लेना अच्छे से। फर्स्ट रो के लिए क्या करेंगे अपन लोग, जैसे मैंने लिखा प्लस माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस, ये साइन कन्वेंशन यूज करना है। अगर आप फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करो तो साइन कन्वेंशन क्या यूज करोगे, प्लस माइनस प्लस। देखो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो इसको लिखेंगे A11, क्या लिखेंगे, इस रो और कॉलम को छोड़ दो, जिसमें ये आ रहा है उसको छोड़ दो, बचा हुआ लिख दो। बचा हुआ बताओ क्या क्या लिखोगे, A22, A23, आगे बताओ A32 और A33। आया, ये फर्स्ट रो राइज चल रहा है, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में चल रहा है ये, ठीक है। तो A11 लिखा, A11 लिखने के बाद इस रो को और कॉलम को छोड़ दिया, जो बचा है वो लिख दो, हो गया। आगे बताओ क्या लिखूं, माइनस A12, बताओ क्या लिखूं, माइनस A12, ठीक है। इस रो को और कॉलम को छोड़ दो, बचा हुआ ले बताओ, बचा हुआ A21, A23, आगे A31, A33, प्लस बताओ क्या लिखूं, A13, प्लस क्या लिखूं, A13। इस रो को और कॉलम को छोड़ दो, बताओ बचा क्या लिखूं, A21, आगे आगे और खत्म। ये एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो जिसके रेस्पेक्ट में जाना चाहो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, हम हमेशा उसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो। नंबर ऑफ जीरोस, जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो उसमें एक्सपेंड करो, जल्दी हो जाएगा ना। जितनी ज्यादा जीरो होंगी जल्दी एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो दोबारा देखो, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कैसे किया, इसको रखा प्लस, इसको और इसको छोड़ दिया, बचा हुआ, फिर माइनस, उसको छोड़ के बाकी बचा हुआ, ऐसे प्लस, ठीक है। अच्छा फर्स्ट कॉलम के हिसाब से बताता हूं मैं आपको, फर्स्ट कॉलम के हिसाब से वैल्यू सेम ही आएगी, चाहे किसी से भी करो, वो आपको डिसाइड करना है कि किस में आप कंफर्टेबल रहते हो, चाहे रो वाइज जाओ चाहे कॉलम वाइज। अब फर्स्ट कॉलम पर आ जाइए, ध्यान से देखना भाई, साइन कन्वेंशन ये था, ये था ना साइन कन्वेंशन, ठीक है। अच्छा देखना, मैं फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में पहले क्या लिखूंगा, A11, ये तो सेम ही आएगा, ठीक है। बताओ क्या आएगा, A22, A23, आगे बोलो A32, A33, आ गया। अब बताओ माइनस, प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस, आगे इस रो और कॉलम को छोड़ दो, बताओ बचा हुआ A12, आगे बोलो A32, 33, आ गया। अच्छा अब क्या लिखोगे, प्लस, क्या लिखोगे, प्लस, आगे A31, इसको छोड़ दिया, बताओ बचा क्या लिखोगे, A12, आगे बोलो A23, खत्म। कर लोगे, एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, वैल्यू किसी भी तरीके से निकालोगे सेम ही आएगी, वैल्यू किसी भी तरीके से निकालोगे सेम ही आएगी। समझ में आ गया सबको, ठीक है। इस तरह से हमें एक्सपेंशन करना है, ओके, नोट नहीं करना, ठीक। अभी आप क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन कैसे करा रहा हूँ, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन एक्सपेंड करके दिखाता हूँ कैसे करना है, नोट नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा प्लस फाइव, और ये लिखा है कॉस 2 फाइव, ओके। यहाँ लिखा है मेरे पास साइन थीटा, यहाँ लिखा है कॉस थीटा, और यहाँ लिखा है साइन फाइव। यहाँ क्या लिखा है, माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिखा है साइन थीटा, और ये क्या लिखा है, कॉस फाइव। ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसने पूछा इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू डिपेंड ऑन, वैल्यू डिपेंड ऑन। तो पहला क्वेश्चन थीटा पे करेगी, फाइव पे करेगी, थर्ड थीटा एंड फाइव बोथ
और चौथा आएगा नन ऑफ दीज। ओके, तो उसकी वैल्यू निकालनी है और वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर कहीं भी जीरो नहीं है तो आप किसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो पहले रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, बोर्ड पर ही फोकस करना, ठीक है। तो मैं एक्सपेंड करना चालू करता हूँ, तो ये आएगा प्लस माइनस और प्लस। तो प्लस लिखो, प्लस क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस 5 आ गया। इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, छोड़ दिया, तो ये बचेगा, अरे ये बचेगा, तो तुम माइनस हम, बोलो बोलो, तुम माइनस हम, अरे हाँ या ना, अरे तुम माइनस हम, कॉस थीटा कॉस 5 माइनस साइन थीटा साइन 5, क्या बना, कॉस थीटा कॉस 5 माइनस साइन थीटा साइन 5, क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस 5। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। अच्छा अब आगे बताओ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसको छोड़ा, उसको छोड़ा, छोड़ दिया, छोड़ दिया, पक्का। अब बताओ, साइन ए कॉस बी, साइन ए और माइनस प्लस, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी, यानी थीटा प्लस 5। नहीं आया, लास्ट वाला बताओ क्या लिखेंगे, प्लस कॉस टू 5, लास्ट वाला क्या लिखेंगे, कॉस टू 5। कौन निकालेगा लास्ट वाले का, निकाल लोगे, रो को और कॉलम को छोड़ दोगे, बताओ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया। आया। अच्छा बताओ ये वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5, ये वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कितना आ गया ये, 1 प्लस कॉस टू 5, 1 प्लस कॉस टू 5। बताओ 1 प्लस कॉस टू 5 किस पे डिपेंड कर रहा है, 5 पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, 5 पे। आगे समझ में। तो बताओ वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, 5 पे। नोट नहीं करना अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 1, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, कॉस एन एक्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन एन एक्स। इधर आ जाइए, यहाँ क्या लिखा है 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस एन प्लस 1 एक्स, और यहाँ क्या लिखा है, साइन एन प्लस 1 एक्स, ठीक है। इधर आ जाइए, यहाँ क्या लिखा है 1, और क्या लिखा है, कॉस एन प्लस 2 एक्स, और यहाँ क्या लिखा है, साइन एन प्लस 2 एक्स। ओके, अब उससे पूछा है डिपेंड ऑन, वैल्यू डिपेंड ऑन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। वैल्यू डिपेंड ऑन, पहला ऑप्शन n, दूसरा ऑप्शन x, तीसरा n एंड x बोथ, और चौथा नन ऑफ दीज। चौथा क्या है, नन ऑफ दीज। बोर्ड पर ही देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए, सब लोग तैयार है। ओपन कर रहा हूँ मैं इसको, है ना, प्लस माइनस और प्लस, सब देखना मैं हवा में कर रहा हूँ। स्टार्ट करें, 1 लिख लिया, 1 पहले। अब इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, छोड़ दिया, बताओ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। आया या नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। अब आप क्या लिखूंगा, -1। अब क्या लिखूंगा, -1। इस रो को और कॉलम को छोड़ दो, बताओ बचा हुआ स्टार्ट करें, कैसे लिखोगे बताओ, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। बताओ साइन ए माइनस बी, क्या लिखेंगे, n प्लस 2x माइनस एन एक्स। करेक्ट है, नहीं आया कि आया। अब +1 पर आ जाइए, लास्ट किस पर आ जाइए, +1। कितने बच्चे लिख सकते हैं लास्ट वाला +1, लिख लोगे। इस रो और कॉलम को छोड़ दो, बताओ क्या लिखूं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। चलो अब उड़ाना चालू करो। क्या nx से nx उड़ गया, क्या यहाँ पर भी nx से nx उड़ गया, क्या यहाँ पर भी nx से nx उड़ गया। पता यहाँ क्या बचेगा, साइन x, क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, साइन 2x, और यहाँ क्या बचेगा, साइन x। सब में क्या बच रहा है, साइन x यानी x बच रहा है। क्या बच रहा है, x। किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, x पर। किस पे डिपेंड करेगा, x पर। छापो इसको। एक मिनट बाकी, हटा रहा हूं मैं, 1 मिनट में हटा दूंगा मैं।
मैंने हटा दिया, मैंने ये भी हटा दिया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी ना वो आएगी साइन एक्स माइनस साइन 2x और प्लस साइन एक्स। तो एक बैच में पढ़ा रहा था ना, तो उसने इसको जीरो कर दिया था। ठीक है ना, उन्होंने बोला सर साइन एक्स 2 बार आ रहा है और साइन 2x भी 2 बार आ रहा है, तो ना जीरो। ये अलग है महाराज, ये अलग है। प्लीज मैथ्स की बैंड ना बजाएं। जो जोश में उन्होंने है ना जीरो कर दिया था, तो आंसर है एक्सपेक्टेबल। अच्छा, कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन भी आया था कि जीरो ही तो है, इसलिए मैंने वो डाउट भी क्लियर कर दिया। कुछ लोग सोच रहे थे क्लास के बाद पूछेंगे आज, है ना, तो अच्छा मैंने पहले क्लियर कर दिया कि सर अगर आपका क्या ख्याल है जीरो के बारे में। क्या हम आगे बढ़े? एक मिनट और बाकी ले लो तुम, चलो 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है माइनर एंड कोफैक्टर। सुनो आप बोर्ड पे देखो वापस, हेडिंग ध्यान से देखिएगा। हमारी हेडिंग है माइनर एंड कोफैक्टर। पहले अच्छे समझ लेते हैं थ्योरी क्या है इसकी। जब तक मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा कोई नोट नहीं करेगा, जब मैं बोल दूं कि हाँ भाई नोट, तो फिर कूद पड़ना। ठीक है, इधर ध्यान से देखो, माइनर एंड कोफैक्टर। पहले माइनर समझते हैं, व्हाट इज माइनर, क्या होता है। ठीक है, देखो माइनर का क्या मतलब होता है। जैसे एक डिटर्मिनेंट लिखा आपने, ठीक है ना, तो A11 A12 A13 और A21 A, इधर देख लो सब, A23 A31 A32 और A33। ठीक है, अब आपको किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है। माइनर तो किसी एलिमेंट का निकलता है, ठीक है ना। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उस रो और कॉलम को छोड़ दो, जो बचेगा वो माइनर है। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है उस रो और कॉलम को छोड़ दो। जैसे आपने मुझसे पूछा माइनर ऑफ A11, आपने मुझसे पूछा माइनर ऑफ A11, इसका नाम होगा M11। इसका क्या नाम होगा? M11। तो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उस रो और कॉलम को छोड़ दो। छोड़ दिया तो बचेगा वो क्या कहलाएगा? माइनर। तो बताओ क्या आएगा? A22 A33 A32 A33, खत्म। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उस रो और कॉलम को छोड़ दो, बचा हुआ क्या कहलाएगा? माइनर। क्या कहलाएगा? माइनर। माइनर में कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, सिंपल ऐसे निकालना है। ठीक है, जैसे कोई पूछे कि सर A32 का माइनर बताओ, माइनर ऑफ A32, इसका नाम क्या हुआ? M32। कितने लोग बता सकते हैं? जिसका माइनर निकालना उस रो और कॉलम को छोड़ दो, बताओ बचा हुआ। A11 A13, आगे बोलो A21 A23, खत्म हो गया। कर लोगे? ये कहलाता है माइनर। माइनर निकालने में कोई लफड़ा नहीं है। अब हम चलते हैं कोफैक्टर। जब तक ना बोला जाए तो नोट ना करें। अब हम चलते हैं कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर और माइनर में एक रिश्ता होता है ना, रिश्ता होता है CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J MIJ। ये एक रिश्ता कहलाता है। CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J MIJ। C स्टैंड फॉर कोफैक्टर, M स्टैंड फॉर माइनर। ठीक है, C स्टैंड फॉर कोफैक्टर, M स्टैंड फॉर माइनर। ठीक है, I स्टैंड फॉर रो एंड J स्टैंड फॉर कॉलम। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है ना, जैसे मान लो कि मुझे माइनर निकालना आता है तो मैं कोफैक्टर भी निकाल सकता हूं। अब जैसे मान लो किसी ने बोला C11 निकालो, तो C11 का मतलब A11 का कोफैक्टर। C11 का मतलब A11 का कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर। तो यहां फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा? -1 की पावर 2 M11। तो बताओ C11 किसके इक्वल आ गया? M11 के। ठीक है, इसका मतलब चाहे तो उसका कोफैक्टर निकालो और चाहे इसका माइनर निकालो, दोनों सेम ही आएंगे। क्लियर? लेकिन अगर हमको पूछे कि C12 निकालो, क्या निकालो? C12 फॉर्मूला बताओ, -1 की पावर 1 + 2 M12। तो बताओ C12 किसके इक्वल आएगा? -M12 के। समझ आया? इसका मतलब कितने लोग समझे कि जो माइनर आएगा उसके आगे क्या लगेगा? माइनस। तो बताओ माइनर बताओ, A12 का माइनर, A12 का माइनर क्या आएगा? A21 A23 A31 A33। लिख दूं? A21, आगे बोलो
A33 और इसके आगे क्या लग गया माइनस, तो ये C12 आ गया। ठीक है, तो माइनर में और कोफैक्टर में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो अगर हम बार बार हम फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, हम आगे से रट लेंगे कि भैया हमें क्या करना है। जब भी मुझे 2/2 का निकालना है, किसके लिए 2/2 के लिए, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फिक्स कर लो, प्लस माइनस माइनस प्लस, बस। ठीक है, कोफैक्ट माइनर लिखना, क्या लिखना माइनर, और साइन कन्वेंशन यूज कर लेना। जैसे इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसका कोफैक्टर और माइनस सेम आएंगे, इसका कोफैक्टर निकालना है तो माइनर में कितने का फर्क आएगा माइनस का। ठीक है, अच्छा 3/3 पे आ जाइए, 3/3 में क्या लगेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपको इस फॉर्मूले को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसका भी आपको कोफैक्टर चाहिए साइन यहां से देख लो, माइनर लिख देना। क्लियर। जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि सर मुझे निकालना है A32 का माइनर, सॉरी कोफैक्टर, क्या निकालना है कोफैक्टर, चलो मुझे निकालना है कोफैक्टर ऑफ A32, कौन बताएगा कोफैक्टर ऑफ A32, हाथ खड़े करो, क्या आएगा C32, क्या आएगा बताओ, यहां पर क्या साइन आ रहा है, इस जगह पे क्या साइन आ रहा है माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, और उसका क्या लिख दो इसका माइनर लिख दो, क्या लिख दो माइनर। बताओ इसका माइनर क्या है, बोलो बोलो क्या है A11, आगे आगे और A23। क्लियर, बस खत्म, समझ में आ गया। तो जहां जहां माइनस दिख रहा है ना वहां पर कोफैक्टर में और माइनर में माइनस का फर्क आएगा, और जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां पर दोनों सेम होंगे, वही कोफैक्टर होगा और वही माइनर होगा। तो ये फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, छापो फटाफट, चलिए ठीक है ना। तो ये माइनर और कोफैक्टर बिल्कुल क्लियर रखना है अपन को। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर पर। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, थ्योरी में समझाता जाऊंगा, जहां पर मैं बोलूंगा कि भैया क्वेश्चंस पे जा रहे हैं तो अपन देखेंगे। फिलहाल थ्योरी अच्छे समझ लो। माइनर बहुत क्लियर रखना है कि व्हाट इज माइनर, कोफैक्टर बहुत क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए। क्या माइनर और कोफैक्टर इक्वल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। क्या कोफैक्टर माइनर में माइनस का डिफरेंस हो सकता है, बस दो ही बातें हो सकती हैं, तो सेम होंगे या माइनस का डिफरेंस होगा। उसके लिए मैंने आपको दो चीजें बताई, या तो फॉर्मुला इस्तेमाल करो या ट्रिक इस्तेमाल करो। तो 2/2 के लिए ट्रिक है, 3/3 के लिए ट्रिक है, और ट्रिक नहीं यूज करनी तो फॉर्मुले से इस्तेमाल करो। अब आती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल बोर्ड पर ही देखना अच्छे से, मैं तो समझा रहा हूँ। जैसे मान लो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो ये लिखा है A11 A12 A13, ठीक है, ये लिखा है A21 A22 और A23, ठीक है, और ये लिखा है A31 A32 और A33। ओके, मुझे इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने आज ही लिखना सीखा था, है ना, तो मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, मैं लिख रहा हूं आपके सामने। तो क्या लिखूंगा, A11 लिखा था मैंने, याद है, इस रो और कॉलम को छोड़ा था, क्या लिखा था उसके बाद A22 A23, आगे बोलो A32 A33, फिर माइनस क्या लिखेंगे A12, आगे बताओ क्या लिखेंगे A21 A23, आगे A31 A33, आगे प्लस बताओ A13, आगे बोलिए A21 A22, आगे A32। ये हमने कर लिया। यहाँ तक आया कि नहीं आया, यहाँ तक आ गया, समझते हैं ना आराम से, ठीक, यहाँ तक आ गया हमारे पास। यहाँ तक आने के बाद इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है ना, जो हमने आज सीखा। क्या ये M11 है, पक्का, ये क्या है M12, ये क्या है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ A11 M11 A12 M12, आगे बोलो A13 M13, करेक्ट है, करेक्ट है। अब आगे देखो, इसी डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकता था, और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको ऐसे लिख सकता है, ध्यान से देखना, क्या M11 और C11 बराबर होते हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं A11 C11, पक्का। अगला वाला C12 किसके बराबर होता है, माइनस M12 के, C12 किसके बराबर होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूं A12 C12, और आगे A13 C13, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, किसी भी कोई भी रो या कॉलम लो, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू एलिमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होती है। दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होती है। समझ में आ गया।
जैसे फर्स्ट रो के लिए लिखना है तो फर्स्ट रो में A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C1। अगर मैं सेकंड रो के रेस्पेक्ट में लिखूं तो सेकंड रो के लिए बताओ क्या लिखूंगा, A21 C21, आगे बोलो A22 C2 प्लस A23 C23, ये सेकंड रो के लिए हो गया। थर्ड रो के लिए खुद लिख लोगे, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। इसको एक्सटेंड कर सकते हो आप कितने भी लिए। अगर मान लो कोई 4/4 होता, कितने बाय कितने का होता, 4/4, कैसे आंसर देते, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 प्लस A14 C14, ये 4/4 के लिए आ गया। समझ में आ गया। तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी रो के एलिमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगी। ये पहला रिजल्ट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो, जैसे पूछेगा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पर आ जाइए, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और उसको फिर जनरलाइज कर दूंगा मैं, देखते रहना बोर्ड पर। जैसे मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूं मैं समझाने के लिए 1 2 3 4, समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मैं दूसरे तरीके से समझा सकता हूं पर ऐसे समझ लो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा तो A11 कौन है, 1, A12 2, ठीक है, A21 3 और A22 4। समझ में आया? चलो ये तो मैंने लिख दिया है ना। अब सेकंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये आ गया। अब बताओ सही से बता देना, C11 कौन है यहाँ पर, C11 C12 C21 और C22, बताओ। C11 साइन कन्वेंशन याद करो ना यार। साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस C11, इस रो को और कॉलम को छोड़ दिया 4, कितना आएगा C12 इसका निकालना है, इस रो और कॉलम को छोड़ो 3 आएगा, और प्लस लगाना है कि माइनस, माइनस लगाना है, दिख रहा है। अच्छा अब इसका बताओ, इसका -2 कितना आएगा, और C22 का इसका 1 आएगा, बीच में क्या आ रहा है प्लस, ये आ गया। आगे समझ में? अच्छा आगे यहाँ तक। अच्छा अब मैं देखना क्या कर रहा हूँ, है ना। मैं एलिमेंट लूंगा फर्स्ट रो के, कोफैक्टर लूंगा सेकंड रो के, तो A11 C21 प्लस A12 C22, ये निकाल रहा हूं मैं आपके सामने। A11 C21 प्लस A12 C22, ठीक है। A11 कितना है बताओ, 1, C21 -2, A12 2, C22 1, वैल्यू कितनी आ रही है 0, ठीक है। बताओ एलिमेंट कौन सी रो के हैं, फर्स्ट रो के, कोफैक्टर कौन सी रो के हैं, एलिमेंट दूसरी रो के हैं और कोफैक्टर किसी और रो के हैं, तो उनके प्रोडक्ट का सम 0। चलो और चेक करते हैं, और चेक करें। चलो एलिमेंट लेते हैं A21 C11 प्लस A22 C12, ठीक है, चेक करो। हाँ भाई A21 बताओ, A21 3, C11 4, पक्का। A22 बताओ 4, C12 कितना आ रहा है 0, कितना आ रहा है 0। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर एलिमेंट किसी और रो के हैं और कोफैक्टर किसी और रो के हैं तो उनके प्रोडक्ट का सम 0। तो सेकंड रिजल्ट क्या आ गया बताओ, कैसे लिखूं, A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23, क्या आएगा 0। एलिमेंट कौन सी रो के हैं, फर्स्ट रो के, कोफैक्टर कौन सी रो के हैं, सेकंड, आंसर क्या आएगा 0। चलो एलिमेंट फर्स्ट रो के, कोफैक्टर थर्ड के, तो भी आंसर क्या आएगा 0। ये सब क्वेश्चन है सारे के सारे जो आप देख रहे हो, समझ में आ गया। क्या मैं एलिमेंट सेकंड रो का ले लूं, कोफैक्टर थर्ड का ले लूं, तो भी क्या आएगा 0, ठीक है। तो यहां से दो रिजल्ट समझने की जरूरत है। पहला रिजल्ट हमने क्या बोला, जिस रो के एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगी। और एलिमेंट जिस रो के हैं और कोफैक्टर किसी और रो के हैं, तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। समझ में आ गया। छापो सर, कल नोट राबू से, ठीक है। अब आता है इसकी थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पे क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो सीधा आ जाएगा, है ना। तो हम पहचानना सीखेंगे कैसे क्वेश्चन करना है। तो थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक n/n का है ना वो ले लिया डिटर्मिनेंट, A11 A12 एंड सो ऑन, ऐसे A1n आएगा, ठीक है, A21 A22 ऐसे A2n आएगा, और ऐसे चलता जाएगा तो ये AN1 आएगा, AN2 आएगा और ये ANn आएगा। तो ये n/n का एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, इसका नाम है डेल्टा। क्या नाम है इसका, डेल्टा। ये n/n का एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ऑल द एलिमेंट्स
आर रिप्लेस बाय कोफैक्टर्स। हर एलिमेंट को हटा दो और हर एलिमेंट को हटा के क्या लिख दो, कोफैक्टर। एवरी एलिमेंट इज रिप्लेस बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। A11 का कोफैक्टर C11, C12 एंड सो ऑन। एवरी एलिमेंट इज रिप्लेस बाय देयर कोफैक्टर, ठीक है, CN1 CN2 और ये आएगा CNN, ठीक है। ध्यान रखना रिजल्ट को, ठीक। हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। ऑल एलिमेंट्स आर रिप्लेस बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड समझ में आता है, A11 का कोफैक्टर कर दिया, तो ये इसे बोलते हैं नया डिटर्मिनेंट, इट्स ए न्यू डिटर्मिनेंट। इसे क्या बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, ओल्ड डिटर्मिनेंट। समझ में आ गया। तो नए डिटर्मिनेंट में और ओल्ड डिटर्मिनेंट में जो रिश्ता होगा वो होगा डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा की पावर n-1। क्या होगा रिश्ता बताओ, डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा की पावर n-1। ये रिश्ता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन आप कर सकते हो करना चाहें, पर मुझे घुसना नहीं है उसमें, ठीक है। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा और जो पुराना डिटर्मिनेंट उसमें रिश्ता होगा डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा की पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर किसका, ओल्ड डिटर्मिनेंट का। किसी का भी ले लो आप, एक ही बात है, दोनों का ऑर्डर सेम ही रहेगा। समझ में आ गया। तो डेल्टा डैश किसके इक्वल होगा, डेल्टा की पावर n-1। नोट नहीं करना, इसमें कुछ समझा रहा हूं मैं भी। तो ये आ गया पहली बात, तो रिजल्ट याद रखना है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला डेल्टा इक्वल्स टू ABC BCA, ठीक है, और लिखा मैंने CAB, ऐसे लिख लिया। और मैंने आपसे पूछ लिया डेल्टा स्क्वायर निकालो। अब डेल्टा स्क्वायर वो बच्चा निकाल सकता है जिसने प्रोडक्ट सीख लिया, मैं तो प्रोडक्ट सिखाया ही नहीं। तो अब मैंने प्रोडक्ट नहीं सिखाया तो मेरा जैसा स्टूडेंट क्या करेगा। मान लो मुझे तो सर ने प्रोडक्ट सिखाया नहीं, तो पहले बताओ क्या पूछा है मैंने, इसका ऑर्डर कितना है, 3 का। क्या मैं डेल्टा डैश वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। डेल्टा डैश क्या होगा, डेल्टा की पावर 3-1 किसके इक्वल होगा, डेल्टा स्क्वायर। तो क्या डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डेल्टा डैश के। किसके इक्वल होगा, तो डेल्टा डैश निकाल लेते हैं, जो डेल्टा डैश यानी डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो डेल्टा स्क्वायर निकालने के लिए ऑल एलिमेंट्स आर रिप्लेस बाय देयर कोफैक्टर्स। ऑल एलिमेंट्स आर रिप्लेस बाय देयर कोफैक्टर्स। समझ में आ गया। हर एलिमेंट को किससे रिप्लेस करोगे, बताओ उसका कोफैक्टर, जल्दी बोलो। इसका कोफैक्टर क्या आएगा, BC माइनस A स्क्वायर। इसका कोफैक्टर बताओ, B स्क्वायर माइनस AC, और माइनस भी आएगा, B स्क्वायर माइनस AC, और क्या आएगा, तो क्या बनेगा, AC माइनस B स्क्वायर। पक्का। इसका कोफैक्टर बताओ, AB माइनस C स्क्वायर। कोफैक्टर निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। हर एलिमेंट को किससे रिप्लेस करते जाओ, उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करते जाओ। दोबारा समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। कितने बच्चे इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे, निकाल लोगे। इस रो को और कॉलम को छोड़ दो, कितना आएगा, B स्क्वायर माइनस AC, और यहाँ क्या आता है माइनस, तो क्या आ गया, P स्क्वायर। कर लोगे। हर एलिमेंट को रिप्लेस कर लेना। C का बता दो जरा क्या आएगा, AB माइनस C स्क्वायर। पक्का। A का बताओ, A का इसको छोड़ा इसको छोड़ा, कितना आएगा, A स्क्वायर माइनस BC, तो BC माइनस A स्क्वायर। लिख लेना, बाकी लिख लोगे। हर एलिमेंट को किससे रिप्लेस करोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से रिप्लेस करोगे, ठीक है, कर लोगे। तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या था, देखो टफ क्वेश्चन कैसे बनता है मैं बताता हूँ। जैसे ये तो बेसिक क्वेश्चन था जो आप कर सकते थे, ठीक है ना। अगर मान लो किसी को इसकी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन डिजाइन करना है, तो क्वेश्चन कैसे डिजाइन होगा बताता हूँ आपको। बोले लिटरली पहली बार में अटेम्प्ट नहीं होगा ये, अगर आपको क्लिक नहीं करा तो। ये लिखा हुआ है x y स्क्वायर z क्यूब, ये लिखा हुआ है x की पावर 4 y की पावर 5 z की पावर 6, ठीक है। और ये लिखा हुआ है x की पावर 7 y की पावर 8 z की पावर 9, और इसकी वैल्यू 2 है। क्या है इसकी वैल्यू, 2, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है देन फाइंड, ठीक है। ये लिखा हुआ है y की पावर 5 z की पावर 6 z क्यू माइनस वाई क्यू, ठीक है। नोट करते हैं ना, आप नोट कर लो वहां से, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर जेड क्यू। किसी को बोलना जरा एक बार, एसी बंद करेंगे बाहर जाके, ठीक है ना। जेड क्यू वाई की पावर 6 माइनस जेड की पावर 6, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर जेड क्यू, यह आएगा जेड क्यू माइनस वाई क्यू, ठीक है।
इधर लिखते जाते हैं, ठीक है। आप नोट करते जाइए, मैं एक बार चेक कर लूँगा लास्ट में। एक्स की पावर 4 वाई की पावर 6, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये लिखा हुआ है एक्स जेड क्यूब जेड 6 माइनस वाई 6, और ये लिखा हुआ है एक्स जेड क्यूब एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5, यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर। लास्ट चेक करना पड़ेगा, एक मिनट। x4 y5 वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये लिखा हुआ है x6 माइनस वाई 6, और लिखा है वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। x4 z6 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, x4 y5 z6 x7 y8 z9, ठीक है। ये लिखा हुआ y5 z6 z क्यूब, बातें मत करो, वाई स्क्वायर जेड क्यूब लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा हुआ, ठीक है। x4 z6 है यहाँ पर, x4 z6 है यहाँ पर, x क्यूब माइनस जेड क्यूब लिखा हुआ है, x जेड क्यूब लिखा हुआ है, z6 माइनस x6, क्वेश्चन ही गलत लिख रखा है, ठीक है। x जेड क्यूब लिखा हुआ है, x क्यूब माइनस जेड क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। x4 y5 लिखा हुआ है, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, x6 माइनस वाई 6 लिखा हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी थी उन्होंने, ठीक है। अब आप सोचो ये क्वेश्चन पहली बार में अटेम्प्ट नहीं होगा और आपको क्लिक भी नहीं करेगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो बोर्ड पर, सिंपल एक लाइन क्वेश्चन है, मात्र एक लाइन का है, सुनो, सिर्फ एक लाइन का, बिना पेंसिल है, बोर्ड पे देखो जरा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बोर्ड पे देखते हैं ना, इसका कोफैक्टर बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बोलो इसका कोफैक्टर, y5 z9, देखते रहना क्या निकाल रहा हूँ, y5 z9, आगे बोलो z6 y8, करेक्ट है क्या? इसमें से y5 कॉमन आ रहा है, z6 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, z क्यूब माइनस वाई क्यूब, देखना ये लिखा हुआ है क्या, y5 z6 z क्यूब माइनस वाई क्यूब, सेम ही लिखा हुआ है क्या अलग लिखा हुआ है, तो एक चेक करके बताया मैंने, चलो ये सही लिखा है मैंने, ठीक है पक्का। अब इसका निकाल के देखो, निकालें इसका, बताओ कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आ रहा है, x4 z9, आगे बोलो z6 x की पावर 7, पक्का। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, x4 z की पावर 6 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, z क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और आगे क्या लगेगा, माइनस, क्या लगेगा, माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। तो x4 z6 और x क्यूब माइनस z क्यूब, ये भी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगला वाला चेक कर लोगे, ऐसे सारे चेक कर लोगे, पक्का। पता है क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट इज रिप्लेस बाय देयर कोफैक्टर लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट इज रिप्लेस बाय देयर कोफैक्टर। तो पता है ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये डायरेक्ट बन गया डेल्टा स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है ये, क्या ये डेल्टा स्क्वायर है, आवाज नहीं आ रही, हाँ या ना, हाँ, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिप्लेस बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, और ये 3/3 का है, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, डेल्टा स्क्वायर का। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि गिवन डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर, अरे बोलो पक्का। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, तो वैल्यू इज 4, कितनी आ गई, 4। हिले नहीं भाई से लोगों से क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करेंगे लोग, इसको देखेंगे अपने आप को देखेंगे, बस समझ में आ गया। तो एवरी एलिमेंट इज रिप्लेस बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, हर एलिमेंट अपने कोफैक्टर से रिप्लेस किया गया, तो ये डेल्टा डैश है, और डेल्टा डैश किसके इक्वल हुआ, डेल्टा स्क्वायर के, तो डेल्टा स्क्वायर का मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कर लोगे सब, बस आज की सभा समाप्त करें, 5 मिनट और पढ़ लें, 5 मिनट और पढ़ना चाहते हो, मैं भी थक रहा हूँ, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। चलो अगले टर्न से चालू करेंगे, प्रॉपर्टीज से चालू करेंगे। तो कल मेरी क्लास है, उसमें दीपक सर वाली क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, हाँ यही पढ़ाऊँगा और क्या पढ़ाऊँगा, प्रॉपर्टी थोड़ा ना पढ़ाऊँगा।